सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ पौधे नहीं, जानवर नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी नहीं। सोचना मुश्किल है ना, क्योंकि जिंदगी अपने सारे रूपों में हमारे चारों तरफ है। लेकिन कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? इसका जवाब है एक छोटी सी चीज जिसे कहते हैं सेल, यानी कोशिका। ये जिंदगी की सबसे बुनियादी ईंट है। सेल छोटे छोटे कारखाने जैसे होते हैं जहां हर वक्त काम चलता रहता है। ये खाना लेते हैं, एनर्जी बनाते हैं और कचरा बाहर निकालते हैं। और सबसे कमाल की बात, इनमें वो सारे निर्देश होते हैं जो किसी भी जीव को बनाने और चलाने के लिए जरूरी हैं। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े व्हेल तक हर जीव सेल से बना है। सेल को समझना मतलब जिंदगी को समझना। सेल की पढ़ाई करके हम ये राज खोल सकते हैं कि जीव कैसे काम करते हैं, कैसे बढ़ते हैं और कैसे बदलते हैं। इस सफर में हम सेल की दुनिया में जाएंगे। अरबों साल पहले धरती पर जिंदगी की शुरुआत से इनकी कहानी देखेंगे। पहला सेल कैसे बना, ये साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक है। कैसे एक ऐसी दुनिया में जो कभी सूनी और बेजान थी, जिंदगी की शुरुआत हुई? साइंटिस्ट मानते हैं कि धरती करीब 4.5 अरब साल पहले बनी। लाखों सालों तक ये ग्रह बहुत गर्म था और यहाँ उल्कापिंड और धूमकेतु गिरते रहते थे। फिर भी इसी उथल पुथल में जिंदगी ने जन्म लिया। जिंदगी का सबसे पहला सबूत हमें करीब 3.5 अरब साल पुरानी चट्टानों में मिलता है। इन चट्टानों में एक कोशिकीय जीवों के जीवाश्म हैं, जो आज के बैक्टीरिया जैसे ही दिखते हैं। ये पुराने जीव हमें बताते हैं कि सबसे सिंपल सेल भी बहुत जटिल होते हैं और ये जरूर किसी खास घटना से बने होंगे। एक बेजान ग्रह से लेकर एक कोशिकीय जीवों से भरे ग्रह तक का सफर बहुत लंबा और पेचीदा है। साइंटिस्ट ने भूगर्भ विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से मिले सबूतों को जोड़कर ये समझने की कोशिश की है कि ये बदलाव कैसे हुआ होगा। आइए इस अद्भुत सफर के मुख्य पड़ावों को देखें। पृथ्वी के शुरुआती महासागरों में एक अद्भुत बदलाव हो रहा था। एक गर्म उथला समुद्र जिसमें बहुत सारे मिनरल घुले हुए थे और सूरज की ऊर्जा उसे नहला रही थी। साइंटिस्ट इस जगह को आदि सूप कहते हैं। यहीं पर जिंदगी की बुनियादी चीजें बनने लगीं। पानी, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे साधारण अकार्बनिक अणु आदि सूप में बहुत ज्यादा थे। लाखों सालों में बिजली गिरने, ज्वालामुखी फटने और सूरज की पराबैंगनी किरणों से मिली ऊर्जा ने इन अणुओं को नए तरीकों से आपस में मिलने और जुड़ने में मदद की। धीरे धीरे एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड जैसे और ज्यादा जटिल कार्बनिक अणु बनने लगे। ये कार्बनिक अणु जिंदगी की बुनियादी इकाइयां हैं। एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के काम करने वाले होते हैं। दूसरी तरफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए के निर्माण खंड हैं, जो आनुवंशिक सामग्री होती है जिसमें जिंदगी के निर्देश होते हैं। आदि सूप में इन जटिल अणुओं का बनना जिंदगी की उत्पत्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। आदि सूप में कार्बनिक अणुओं का होना एक जरूरी कदम था, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि ये अणु कैसे आज के सेल जैसी जटिल संरचनाओं में बदल गए। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगला जरूरी कदम था खुद की नकल बनाने वाले अणुओं का आना, ऐसे अणु जो अपनी कॉपी बना सकें। सोचो, आदि सूप में एक अणु जो दूसरे अणुओं को अपनी तरफ खींचकर उनसे जुड़ सकता है और उनकी मदद से अपनी कॉपी बना सकता है। खुद की नकल बनाने की यह प्रक्रिया जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इससे आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। हमें ठीक से नहीं पता कि खुद की नकल बनाने वाले पहले अणु कैसे बने, लेकिन साइंटिस्ट ने कई दिलचस्प सिद्धांत दिए हैं। कुछ का मानना है कि आरएनए, जो डीएनए से ज्यादा सिंपल अणु है, ने शुरुआती जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाई होगी। आरएनए डीएनए की तरह आनुवंशिक जानकारी रख सकता है, लेकिन ये एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, यानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर सकता है। ये दोहरी क्षमता आरएनए को खुद की नकल बनाने वाले पहले अणु का एक अच्छा उम्मीदवार बनाती है। भाग 5, अणुओं से कोशिकाओं तक। खुद की नकल बनाने वाले अणुओं का आना जिंदगी की उत्पत्ति में एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन ये अणु एक झिल्ली के अंदर कैसे बंद हो गए और पहली असली कोशिकाएं कैसे बनी? साइंटिस्ट मानते हैं कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे कई चरणों में हुई। सोचिए, खुद की नकल बनाने वाले अणु और दूसरे कार्बनिक अणु पानी की छोटी छोटी बूंदों में फंस गए। फैटी एसिड से बनी एक साधारण झिल्ली से घिरी इन बूंदों ने एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाया होगा, जहां अणु आपस में मिल सकते थे और विकसित हो सकते थे। ये आदिम कोशिकाएं, जिन्हें प्रोटोसेल कहा जाता है, आधुनिक कोशिकाओं जितनी जटिल नहीं रही होंगी, लेकिन उनमें जिंदगी के जरूरी गुण रहे होंगे। खुद की नकल बनाने की क्षमता,
ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता और विकसित होने की क्षमता। समय के साथ ये प्रोटोसेल और ज्यादा जटिल होते गए और धीरे धीरे आज हम जो अलग अलग तरह की कोशिकाएं देखते हैं उनमें विकसित हो गए। भाग 6। पहली कोशिकाएं। धरती पर जो पहली असली कोशिकाएं आईं, वो बैक्टीरिया और आर्किया जैसी साधारण एक कोशिकीय जीव थीं, जो जिंदगी के 3 डोमेन में से 2 हैं। ये शुरुआती कोशिकाएं प्रोकैरियोट्स थीं, यानी इनमें ज्यादा जटिल कोशिकाओं में पाए जाने वाले न्यूक्लियस और दूसरे झिल्लीदार अंग नहीं थे। अपनी सादगी के बावजूद ये शुरुआती प्रोकैरियोट्स बहुत कामयाब रहे। ये शुरुआती पृथ्वी के कठोर वातावरण में पनपे और अंततः प्रकाश संश्लेषण के जरिए ग्रह के वातावरण को बदल दिया। प्रकाश संश्लेषण यानी सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया ने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे और ज्यादा जटिल जीवों के विकास का रास्ता साफ हुआ। जीवाश्म रिकॉर्ड इन शुरुआती प्रोकैरियोट्स का सबूत देता है। स्ट्रोमेटोलाइट्स, जो प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया की कॉलोनियों द्वारा बनाई गई परतदार संरचनाएं हैं, अरबों साल पुरानी चट्टानों में पाई जाती हैं। ये प्राचीन संरचनाएं शुरुआती जिंदगी के अद्भुत लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। भाग 7। विकास का सफर। पहली कोशिकाओं का आना एक लंबे और अविश्वसनीय सफर की शुरुआत थी। धरती पर जिंदगी का विकास। अरबों सालों में प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित कोशिकाएं विविधतापूर्ण हुईं और सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशाल सिकोइया के पेड़ों तक कई आश्चर्यजनक रूपों में विकसित हुई। जिंदगी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास था। ये कोशिकाएं, जिनमें एक न्यूक्लियस और दूसरे झिल्लीदार अंग होते हैं, सभी पौधों, जानवरों, कवक और प्रोटिस्ट के निर्माण खंड हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं एंडोसिम्बायोसिस नामक प्रक्रिया के जरिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से विकसित हुई। एंडोसिम्बायोसिस का मतलब है कि एक बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका ने छोटे, स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोकैरियोट्स को निगल लिया। ये निगले गए प्रोकैरियोट्स पचने के बजाय अपनी मेजबान कोशिका के साथ एक सहजीवी संबंध बनाते हैं और अंततः माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे अंगों में विकसित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के बिजली घर हैं, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। भाग 8। कोशिका प्रकृति का एक अजूबा। पहले साधारण प्रोकैरियोट्स से लेकर हमारे अपने शरीर को बनाने वाली जटिल यूकैरियोटिक कोशिकाओं तक, कोशिका विकास की शक्ति और जैविक इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। अपनी सूक्ष्म सीमाओं के भीतर कोशिका अपने डीएनए की नकल करने से लेकर ऊर्जा उत्पादन करने और दूसरी कोशिकाओं के साथ संवाद करने तक जिंदगी के लिए जरूरी सभी प्रक्रियाएं करती है। कोशिका को समझना मतलब जिंदगी को समझना। कोशिकाओं का अध्ययन करके हम बीमारियों के राज खोल सकते हैं, नए चिकित्सा उपचार विकसित कर सकते हैं और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। कोशिका को समझने का सफर जारी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इन सूक्ष्म दुनिया के अंदरूनी कामकाज को देखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कोशिकीय प्रक्रियाओं के रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कोशिका का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इसकी जटिलता, सुंदरता और अद्भुतता से लगातार चकित होते रहते हैं। भाग 9। जिंदगी के राज खोलना। कोशिका की उत्पत्ति विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। हालांकि सावधानीपूर्वक अवलोकन, प्रयोग और शक्तिशाली नई तकनीकों के विकास के जरिए हम धीरे धीरे धरती पर जिंदगी कैसे आई इसकी कहानी को जोड़ रहे हैं। अधिसूप से लेकर खुद की नकल बनाने वाले पहले अणुओं तक, प्रोटोसेल के उद्भव से लेकर जटिल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के विकास तक, हर खोज हमें जिंदगी की उत्पत्ति को समझने के करीब लाती है। कोशिका को समझने का सफर खुद को समझने का सफर है, ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने का सफर है और जिंदगी के असली सार को समझने का सफर है। जैसे जैसे हम अपने अंदर और अपने चारों ओर की सूक्ष्म दुनिया का पता लगाना जारी रखते हैं, हम एक बात के बारे में निश्चित हो सकते हैं, कोशिका अपनी सारी जटिलता और अद्भुतता के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहेगी। कोशिका के राज खोलने की खोज एक ऐसी खोज है जो जिंदगी की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि देने का वादा करती है।